जिस केस के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप लोग भी एक ही बात कहेंगे कि ये बंदा तो जीते जी नर्क की यात्रा करके आया है और हो सकता है नर्क में भी इतनी भयंकर सजा न दी जाती होगी। लेकिन ऐसा इसके साथ क्या हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की क्राइम रिलेटेड सोल्ड अनसोल्ड केसेस अगर आप लोगों को पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारी स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिरकार आज की स्टोरी में यहाँ पर क्या हुआ है। टाइम 2006 का था जब सरमन साइजमोर 73 साल का हो चुका था। इससे पहले अपनी जवानी के दिनों में ये वेस्ट वर्जीनिया की कोयले की खान में काम कर चुका था, जहां पर इसने काफी बार तो अपनी मौत को बिल्कुल सामने देखा, लेकिन जैसे तैसे कर ये बच गया। क्योंकि कभी कभार वो कोयले की खान खिसक जाया करती थी तो कभी कभार उनके अंदर से काफी सारी जहरीली गैसें निकल कर आती। अक्सर उसने अपने माइनर साथियों को उन कोयलों की खानों के नीचे दबते हुए देखा और काफी सारे लोगों की उसने वहां पर जान भी बचाई। और इसी तरह जैसे तैसे करते करते वो वहीं पर काम करता रहता है। आज के टाइम में वो 73 साल का हो चुका है और उसने वहां से रिटायरमेंट ले ली है, क्योंकि आज के टाइम में उसके बच्चे काफी बड़े हो चुके थे, वो सभी अपनी जॉब वगैरह लग चुके थे और अब इसकी जिंदगी पूरे तरीके से सेटल थी। अब ये एक घर में अपनी पत्नी रूबी के साथ बड़े ही आराम से जिंदगी बिता रहा था। लेकिन जनवरी 2006 आते आते इसकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई, क्योंकि 19 जनवरी की दोपहर का टाइम था जब सरमन अपने घर में लेटा हुआ था और उसकी वाइफ रूबी उसके सामने ही घर का काम कर रही थी कि उसी टाइम सरमन बैठता है उस सोफे के ऊपर जहां पर कि वो लेटा हुआ था कि अचानक से उसकी आंखें लाल होने लगी। वो एक ही तरफ देख रहा था और लगातार देखते देखते चिल्लाने लगता है। उसका मुंह लाल हो गया, आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी कि उसके सामने उसकी जो वाइफ काम कर रही थी रूबी, जब उसने मुड़कर देखा कि आखिरकार अभी तो बड़े ही आराम से ये लेटे हुए थे कि अब इन्हें क्या हुआ, तो उसने जब मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि सामने ये टकटकी लगाए देख रहा है। उसने उस तरफ भी देखा लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। तो वो सरमन के पास जाती हैं और उसे पकड़कर ये बात पूछती हैं कि आखिरकार उन्हें क्या हुआ है। सरमन कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ चिंघाड़ रहा था और एक तरफ इशारा कर रहा था। सरमन की वाइफ उन्हें थोड़ा हिलाती है और ये बात सोचती है कि शायद लेटे लेटे इनकी आग लग गई होगी और इन्होंने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। तो वो उन्हें नींद से जगाने की कोशिश करती है और ये बात बोलती है कि जहां पर तुम उंगली कर रहे हो, जिस तरफ तुम इशारा कर रहे हो, वहां पर कुछ भी नहीं और थोड़े शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो पानी लेकर उसके पास आती है, लेकिन सरमन उस टाइम तक उसी तरफ देख रहा था और अभी भी उसका मुंह बिल्कुल लाल था। उसकी पत्नी पूछती है कि आखिरकार तुम्हें उस तरफ क्या दिखाई दे रहा है, तो सरमन ज्यादा कुछ तो नहीं बोलता और यही बोलता है कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है। तो उसकी वाइफ ने उसे अपने गले से लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की कि ये तुम्हारा बहम है और सामने कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे कर रूबी ने उसे शांत करवाया और उसके बाद कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और जिस तरफ तुम देख रहे हो वहां पर भी कुछ नहीं है। और ये बात बोलकर वो उसे शांत करवा देती है। लेकिन ये पहला हादसा था जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन आज के बाद ये हादसे लगातार होने लगे। वो किसी टाइम भी उठकर एक तरफ इशारा करने लगता और यही बात बोलता कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है जो कि वहां पर नहीं होना चाहिए। उसकी वाइफ ने फिर से उसे शांत करवाया और उसके दिमाग में यही बात आई कि जरूर इनके दिमाग पे किसी तरह का बुरा इफेक्ट पड़ा है और कोई ना कोई इनके साथ हादसा हुआ होगा जो कि इनके साथ नहीं घटना चाहिए। तो रूबी ने जाकर एक साइकेट्रिस्ट की मदद ली और उसका इलाज वहां पर चलाना शुरू किया। लेकिन इसका भी फायदा सरमन को जब नहीं होता है तो आखिरकार रूबी ने ये बात सोच ली कि वो अपने सारे के सारे परिवार को इकट्ठा करेगी और इस बारे में उन सभी को बताएगी और हो सकता है सारे लोग मिलकर किसी न किसी तरीके का सॉल्यूशन इनके लिए निकाल ले। तो रूबी ने सरमन से कहा कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, अपना पूरा परिवार, आपके सारे के सारे बेटे, सारे बेटियां यहाँ पर आने वाले हैं और उनमें से कोई ना कोई आपकी इस बीमारी का इलाज जरूर ढूंढ लेगा। ये बात बोलकर सरमन की वाइफ फोन मिलाने लगती है कि उसी टाइम सरमन ने ये बात कही कि हमारे घर पर कोई नहीं आना चाहिए, मुझे सभी से डर लग रहा है सिर्फ तुम्हें छोड़कर। उसकी वाइफ कुछ समझ नहीं पाई कि आखिरकार सरमन के साथ ऐसा क्या हो गया कि ये हर किसी से डर रहा है।
लेकिन धीरे धीरे कर इस बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके वाइफ को मिल जाती है, क्योंकि उसकी वाइफ ने पुलिस को वहां पर बुला लिया था और काफी सारी और भी चीजें वहां पर घटती हैं, जिसके बाद उन सभी लोगों को पता चल गया कि आखिरकार सरमन के साथ क्या हो रहा था। तो ये पूरी की पूरी घटना घटी थी वहीं 19 जनवरी से कुछ एक दिन पहले की, जब सरमन के पेट में काफी ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि उसे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उन लोगों को हॉस्पिटल चलना चाहिए। जिसके बाद सरमन अपनी एक बेटी के साथ और अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं। वहां पर डॉक्टर्स ने उसका एक्सरे वगैरह किया और भी काफी सारे टेस्ट जब किए तो उन लोगों को पता चलता है कि इसके पेट में प्रॉब्लम है और ये सारा का सारा जो दर्द है वो इसके गॉल ब्लैडर के कारण है, और अगर आप लोगों को उसे फिक्स करवाना है तो उसके लिए इनकी एक सर्जरी करनी होगी। सरमन ये बात बोलता है कि उसे पेट में दर्द काफी ज्यादा हो रहा है, तो ये सर्जरी वो जल्द से जल्द करवाना चाहता है। तो डॉक्टर्स ने ये बात कही कि हमारी तरफ से आप जब भी सर्जरी करवाने के लिए आना चाहें आ सकते हैं। तो सरमन ये बात बोलता है कि चलो ठीक है, और 2 दिनों बाद उन लोगों ने ये प्लानिंग बनाई कि हम लोग सर्जरी के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, और अपने घर पर जिस भी तरह का इंपॉर्टेंट काम उन्हें करना था वो सारा का सारा सुलझा कर 2 दिनों बाद वो लोग हॉस्पिटल आ भी पहुंचते हैं। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी का प्रोसेस शुरू किया और सबसे पहले उसे स्ट्रक्चर पर लेटाकर ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर। वहां पर अलग अलग तरह की काफी सारी उसे दवाइयां दी गई और नर्स ने उसे एक ऑक्सीजन मास्क पहनाया। इसके अलावा वहां पर उन्होंने काफी सारी दवाइयां इकट्ठा कर ली और उनमें से भी 2 इंजेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक था एनेस्थीसिया, जिसे लगाकर वो लोग ऑपरेशन करने वाले थे, क्योंकि इसे लगाने के बाद पेशेंट का जो शरीर है वो पूरे तरीके से सुन्न हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि आखिरकार डॉक्टर उसके शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। और इसके साथ एक और इंजेक्शन था जो कि उसके शरीर को पूरे तरीके से लकवाग्रस्त कर देता, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम उसका शरीर सुन्न तो हो चुका है, लेकिन वैसे भी वो अपने शरीर को अगर हिला देता है तो इसमें डॉक्टर्स को काफी ज्यादा परेशानी आने वाली थी। तो उन्होंने उसे एक ऐसा इंजेक्शन भी दिया जिसके कारण वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को ऑपरेशन के दौरान हिला ही नहीं सकता था। और ये सारी चीजें जब डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से कर ली थी तो उन लोगों ने ऑपरेशन की तैयारी करनी शुरू की। अभी भी सरमन बड़े ही आराम से लेटा हुआ था, लेकिन उसे डॉक्टर्स की सारी बातें आराम से समझ आ रही थी और वो सुन पा रहा था कि आखिरकार डॉक्टर आपस में क्या बातें कर रहे हैं। और उसे ये महसूस हो रहा था कि वो पूरे तरीके से लकवाग्रस्त तो हो चुका है, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर्स की बातें सुन पा रहा है, तो वो बेहोश नहीं हुआ है और ना ही उसका शरीर सुन्न हुआ है। तो उसने ये बात सोची कि कोई बात नहीं, काफी सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि अपना काम थोड़ा लेट करती हैं, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो सुन हो जाए। लेकिन जैसे तैसे कर उसके कानों में आवाज आती है कि डॉक्टर्स तो पूरे तरीके से ऑपरेशन की तैयारी के लिए शुरू हो चुके हैं और ये लोग मेरा ऑपरेशन शुरू ही करने वाले हैं, लेकिन मेरा शरीर तो सुन हुआ ही नहीं। वो थोड़ी देर और वेट करने की सोचता है, लेकिन तब तक उसे पता चलता है कि डॉक्टर्स ने अपने हथियार उठा लिए हैं और तभी उनमें से एक डॉक्टर ने अपना इक्विपमेंट लेकर उसके पेट को चीरना शुरू कर दिया। वो उस पेट को चीरे जाने को पूरे तरीके से महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसका शरीर अब पूरे तरीके से लकवाग्रस्त हो चुका था। वो हिलडुल नहीं पा रहा था और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि वो दवाई अभी तक काम नहीं कर पाई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी कर पाएगी। तो वो अपने आप को बचाने के लिए और डॉक्टर्स को ये बात बताने के लिए कि उसका शरीर अभी भी सुन्न नहीं हुआ है, डॉक्टर्स की तरफ इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका शरीर तो बिल्कुल भी नहीं हिलडुल पा रहा था। तो उसने ये बात देखी कि जो उसकी आंखें हैं वो इधर उधर घूम सकती हैं। तो उसने अपनी आंखों को कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स ने उसके ऊपर भी टेप लगा रखी थी। लेकिन जब उसे काफी ज्यादा दर्द होता है तो उसने इतना ज्यादा ट्राई किया कि वो टेप उतर जाती हैं और उसकी आंखें अब खुल चुकी थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसके सामने इतने सारे जो डॉक्टर खड़े हैं उनमें से एक ने भी उसकी तरफ अगर देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा ये बंदा अभी भी जाग रहा है और ये लोग अपना ऑपरेशन रोक देंगे। लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान सरमन की आंखों की तरफ नहीं जाता है और वो सारे के सारे अपने काम में लगे हुए थे। डॉक्टर ने सबसे पहले तो उसके पेट को चीरना शुरू किया, जिस हिसाब से भी वो लोग उसे खोलना चाहते थे, और उसके बाद नर्स से ये बात कही कि दूसरा इक्विपमेंट मुझे चाहिए। इस टाइम सरमन के लिए वो इक्विपमेंट एक टॉर्चर हथियार की तरह था, लेकिन डॉक्टर्स तो सरमन की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे थे और वो लोग लगातार अलग अलग इक्विपमेंट लेकर उसके पेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने जब उसके
उसके पेट को खोल दिया तो उसके बाद डॉक्टर ने नर्स से ये बात कही कि मुझे कैमरा चाहिए, जिसके बाद एक अलग ही तरह का, जिस तरह की डॉक्टर कैमरा यूज किया करते हैं, वो कैमरा लेकर उसके पेट में डाल दिया जाता है। इस टाइम उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरे तरीके से लकवाग्रस्त हो चुका था। वो उसे हिला डुला तो नहीं पा रहा था, लेकिन जितना कुछ भी डॉक्टर उसके पेट के साथ कर रहे थे वो उसे पूरे तरीके से फील कर पा रहा था। वो काफी बार अपनी आंखें टिमटिमाता है, लेकिन किसी भी डॉक्टर का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। कि उसी टाइम डॉक्टर ने नर्स से ये बात कही कि मुझे वैक्यूम दीजिए, और उसके बाद वो वैक्यूम लगाकर उसके शरीर में जितना फालतू पानी था, जितना फालतू ब्लड था, उस सारे को सोख लिया गया। ये सारी चीजें जब हो रही थी सरमन के साथ तो वो इन सब चीजों को फील कर पा रहा था, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर्स को किसी भी तरीके से ये बता नहीं पाया कि उसकी आंखें खुली हैं, और ये सारा का सारा दर्द वो फील कर पा रहा है। कि इसी टाइम उसके गाल ब्लैडर को भी उसके पेट से बाहर निकाल लिया गया, और वो लोग जब आगे का काम कर रहे थे, उसकी सर्जरी कर रहे थे, कि उसी टाइम एक नर्स का ध्यान सरमन की आंखों की तरफ जाता है, और उसने जब ये देखा कि उसकी आंखें खुली हुई हैं तो वो समझ गई कि ये अभी भी बेहोश नहीं हुआ है, और उसने तुरंत डॉक्टर्स से ये बात कही कि रुक जाओ। डॉक्टर ने जब बात पूछी कि आखिरकार कारण क्या है तो उसने ये बात बताई कि ये अभी तक बेहोश हुआ ही नहीं है। वहां पर मौजूद जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने जब इस बात की तरफ ध्यान दिया तो वो लोग भी हैरान रह गए कि यार बंदा पिछले 16 मिनट से इस सर्जरी को सहन कर रहा है, और इसमें जितना दर्द हुआ है शायद ही ये अपनी जिंदगी में इसे कभी भूल पाएगा। लेकिन वहां पर मौजूद स्टाफ से ये गलती हो चुकी थी और अब इसे सुधारने की बारी थी। तो उन लोगों ने ये बात सोची कि जो कुछ भी गलती हुई वो हो चुकी है, लेकिन अब इसे हमें सुधारना होगा, जिसके तौर पर डॉक्टर को वहां पर तुरंत बुलाया जाता है जिसने इसे सुन किया था। और वो डॉक्टर भी ये बात देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है। डॉक्टर ने सरमन को 2 इंजेक्शन देने थे, जिससे एक से तो उसका पूरा का पूरा शरीर सुन्न हो जाता, जिससे वो कुछ भी फील ना कर पाता, और दूसरा जिससे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता। तो लकवे वाली तो दे दी लेकिन दूसरे वाली नहीं, तो उसने तुरंत वहां पर आकर वो दूसरी दवाई भी उसे दे दी। और वो पूरा स्टाफ इस बात को जानता था कि ये बंदा जिसने 16 मिनट की सर्जरी का दर्द सहन किया है ये इस चीज को पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। तो उन लोगों ने एक और दवाई उसकी दवाइयों में ऐड कर दी जो कि पिछले 1 घंटे की चीजों को बिल्कुल भुला देगी। और जब ये सर्जरी पूरी हो गई तो उसे ले जाकर एक रूम में छोड़ दिया जाता है जहां पर कि उसकी फैमिली पहले से ही उसका वेट कर रही थी। अब उसे वो दवाई भी दे दी गई थी कि पिछला 1 घंटे का वो सारा कुछ भूल जाए, और उसके साथ साथ वो भूल जाए कि आखिरकार 16 मिनट का सर्जरी वाला दर्द कैसा होता है। डॉक्टर्स ने तो अपनी तरफ से पक्का इंतजाम कर दिया था, लेकिन जब सरमन ठीक हो जाता है और उसे अपने घर पर वो लोग ले आते हैं तो वो टाइम था 19 जनवरी का, जिस दिन सरमन ने अपने सामने कुछ न कुछ अजीब चीजें देखी थी। तो ये वो टाइम था जब डॉक्टर्स की तरफ से तो सरमन बिल्कुल सब कुछ भूल चुका था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी की सारी चीजें अभी भी सेव थी, और बीच बीच में इन सभी चीजों की उसे झलक दिखाई दे रही थी। उसे याद आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ कुछ इस तरह का बीता था, और सरमन ने भी बीच में ये बात कही थी जब से वो उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था कि हो ना हो कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत जरूर हुआ है। लेकिन सरमन की फैमिली ने ये सारी चीजें इग्नोर कर दी और इस बात पर ज्यादा ध्यान उन्होंने नहीं दिया। उसकी फैमिली ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने जरूर दिया, जिसके बाद वो सारी की सारी पिक्चर्स उसके दोबारा से दिमाग में आने लगती हैं जो कि उसने 16 मिनट तक सर्जरी का दर्द सहन किया था। और ये सारी चीजें जब उसके दिमाग में आती तो वो कभी कभार तो किसी जगह की बातें याद कर लेता और कभी कभार किसी टाइम की, और इसी तरह कंफ्यूजन में उसके सामने काफी सारे चित्र आ रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार ये चीज क्या है। ये सारी चीजें वो सहन नहीं कर पाया, और 19 तारीख के बाद वो लगातार इसी तरह की हरकतें करता रहा। उसे साइकेट्रिस्ट से भी मिलवाया जाता है, लेकिन उसे कुछ खास फायदा नहीं होता। तो इन्हीं कारणों के चलते आखिरकार उसने 3 फरवरी को अपनी जान गंवा दी। उसके घर वाले कुछ भी समझ नहीं पाए कि हमारा बंदा बिल्कुल ठीक था, पहले तो इसके पेट में दर्द हुआ और उसके बाद जब से हमने इसकी सर्जरी करवाई थी तो ये काफी ज्यादा परेशान था, और हो ना हो इसकी सर्जरी में ही इसे किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आई होगी। तो उन लोगों ने वो सारी की सारे फाइल इकट्ठा की जो कि उसकी सर्जरी की थी, और उसे ले जाकर किसी और डॉक्टर को दिखाया। और उस डॉक्टर ने जब उसकी पूरी फाइल पढ़ी तो उसे पता चल गया कि इस बंदे को जब सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था और वहां पर ले जाकर इसकी सर्जरी
की गई तो इसे एनेस्थीसिया तो दिया ही नहीं गया और 16 मिनट तक इसकी सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के हो रही थी, यानी कि उसे वो सारा का सारा असहनीय दर्द सहन करना पड़ रहा था। बाद में उन्होंने एडिशनल ये दवाई इसे दे दी ताकि वो इस दर्द को भूल जाए, लेकिन वो दर्द को भूल नहीं पाया क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी की सारी बातें स्टोर हो चुकी थी और इन्हीं बातों के चलते आखिरकार 3 तारीख को उसने अपनी जान गंवा दी। ये सारी बातें पता चलते ही सरमन की फैमिली जा पहुंचती है पुलिस स्टेशन और वहां पर जितने भी डॉक्टर्स थे उनके ऊपर केस डाल दिया, लेकिन डॉक्टर्स ने काफी सारी रिक्वेस्ट की, जिसके बाद आखिरकार हॉस्पिटल ने एक काफी मोटी रकम उसके परिवार को दी और उसके बाद जाकर ये केस सोल्व हो पाया। और इसके साथ साथ उन डॉक्टर्स ने ये बात कही कि हम लोग आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे किसी भी पेशेंट को ये दर्द ना झेलना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप लोगों ने ये स्टोरी पहले कभी सुनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अशनभा ठाकुर को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ।